सिर्फ इस वजह से कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है। लेकिन सबसे होशियार और स्मार्ट लोग भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, या फिर कम से कम ऐसी प्रॉब्लम में तो आ ही जाते हैं जहां उसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। जहाज के बिगड़ने से लेकर अनंत ज्वाला तक यहाँ है दुनिया भर की कुछ ऐसी चीजें जिन्होंने साइंटिस्ट को अपना सर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। कॉरिडोर जो कहीं नहीं जाता है। नॉर्मली कह रहा हूँ कि जो चीज जितनी पुरानी हो जाती है वो उतनी ही कम सरप्राइजिंग लगने लगती है। मुझ पर भरोसा नहीं होता है तो एक हैमस्टर के डांस और पार्टी को मिला दीजिए, फिर देखिए कि हंसी आती है नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ये कहता हूँ कि इंसान की बनाई कोई भी चीज नहीं है जो कि गीजा के ग्रेट पिरामिड से पुरानी हो। मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत ही मस्त है, लेकिन ये देखते हुए कि ये करीब 4600 साल पुराना है, इसके पास हमारे लिए ज्यादा सरप्राइज नहीं बचे होंगे। या फिर कह सकते हैं कुछ ही सालों पहले इजिप्टोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्हें पिरामिड में कुछ गहरा खोखला मिला है। इस खोखला की खाली जगह है वो भी जमीन के अंदर करीब 100 फीट लंबी और जमीन के ऊपर 230 फीट लंबी है। अब इसी को ज्यादातर लोग कॉरिडोर कह सकते हैं, लेकिन अरे भैया इजिप्टोलॉजिस्ट के पास इसके लिए बहुत ही कूल नाम है। ये खोज दो कारणों की वजह से बहुत ही अजीब है। पहला तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये पिरामिड पुराना और हमें लगा था कि हमने इसका कोना कोना चार मारा है, और दूसरा ये कि हमें नहीं पता कि इस खाली खोखले का क्या नाम है। और ज्यादा अजीब बात यह है कि ये खोखले बड़े से ग्रेनाइट स्टोन से ब्लॉक थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ गहरी खोखल नहीं थी बल्कि सीक्रेट गहरी खोखल थी, और हमें कुछ नहीं पता कि आखिर इसे सीक्रेट क्यों रखा गया। चिंता मत कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस खोखल से एलियंस का कुछ भी लेना देना है, क्योंकि वो तो शायद उस समय माउंट रशमोर बनाने में बिजी रहे होंगे। कहीं ब्लड बो के पार। अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी न कभी तो आपकी आंखों को आसमान में सुंदर रंगों वाले इंद्रधनुष के दर्शन हुए होंगे। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपने डबल रेनबो भी देखे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने किसी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया तो हो सकता है कि आपको आसमान में ब्लड रेनबो दिखाई दे जाए। नहीं, ये ब्लड बोन या माई लिटिल पोनी क्रॉसओवर गेम का स्क्रीनशॉट नहीं है, और इसका दिखना तो बड़ा ही मुश्किल है। नॉर्मल रेनबो तब दिखते हैं जब एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदों से लाइट गुजरती है, जो कि सही एंगल पर प्रिज्म की तरह काम करते हैं। इसी की वजह से लाइट वेव फैल जाती है और रंगीन गोला बन जाता है। लेकिन रेड रेनबो को एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल है, और बहुत सारे आसमान के प्रेमियों को ये अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने के बाद भी नहीं दिखाई देता। अभी के लिए इस रेयर रेनबो का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तभी आते हैं जब सूरज आसमान में नीचे की तरफ होता है, उगते या डूबते समय। दिन के समय में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से सूरज की नीली और हरी लाइट कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि जब लाइट पानी से होकर एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो धीरे धीरे मर जाती है, जिसकी वजह से एक लाल रेनबो बन जाता है। नीट, शायद केलॉग्स को सिरिल का एक ब्लड रेनबो एडिशन भी निकालना चाहिए जो कि दूध को लाल कर दे। हाँ, टंग्स का ट्रबल। अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे सुनने के लिए कोई नहीं होता तो क्या वो आवाज करता है? क्या हुआ अगर हजारों पेड़ एक साथ फट जाएं? जी हाँ, ये वाकई बहुत तेज आवाज करेंगे, और यही हुआ 30 जून 1908 को रशिया के साइबेरियन जंगल में। उस सुबह करीब 80 मिलियन पेड़ दूर जंगल में नीचे गिरे, और उनसे ऐसी तेज आवाज आई कि मीलों दूर तक सुनाई दी। एक आदमी जिसने इसे एक्सपीरियंस किया वो अपने छज्जे पर बैठा हुआ था, और वहां पर वो अपनी कुर्सी से नीचे गिरेगा। उसे अपनी पूरी बॉडी में कुछ गर्म सा फील हुआ, और वो वनवरा में था जो कि वहां से 40 मील दूर था। यहाँ तक कि यूके तक की दूरी में भी इस इवेंट को सिस्मिक डिटेक्टर की मदद से फील किया जा सकता था, और उसमें उसका रिक्टर स्केल 5.2 तक पहुंच गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये धरती फाड़ इवेंट के लिए तो फटाक से इन्वेस्टिगेशन होने लगे होंगे, लेकिन रशियंस ने इस पर 19 साल बाद 1927 में खोज करनी शुरू की। सेंट पीटर्सबर्ग म्यूजियम के लियोनेड कुलिक ही थे जो कि साइबेरिया के ठंडे रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए पहुंच गए। वहां पर उन्हें 800 स्क्वायर मील में लाइन से नीचे पेड़ पड़े हुए मिले। कुलिक को लगा कि हो सकता है ये ब्लास्ट का ओरिजिन रहा हो, जिसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मेटेरिक इम्पैक्ट। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि रॉक के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिल पाए। ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे पेड़ खड़े खड़े थक गए हों और इसलिए नीचे गिर गए। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास अभी के लिए है वो ये है कि स्पेस रॉक के फटने की वजह से ऐसा हुआ होगा जो जमीन पर गिरने से पहले ही फट गई होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रॉक 120 फीट बड़ी रही होगी और उसका वजन होगा करीब 220 मिलियन पाउंड, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 4 गुना ज्यादा है, और नीचे गिरने पर इसका टेम्परेचर 44,500 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया होगा। ये गर्मी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तुरंत बदल गई होगी, जिसकी वजह से 185 एटॉमिक बम जितनी फोर्स पैदा हुई होगी, जो कि मेरे डैड की छींक जितनी तेज है। फिर भी इस इवेंट को देखते हुए ये अभी के लिए हमारे पास बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन दूसरे कुछ लोग भरोसा करते हैं, जैसा ही कुछ ने सोच ही लिया होगा, एलियंस। हमेशा एलियंस ही क्यों होते हैं भाई? कभी गॉब्लिन या फिर मोल पीपल जैसी कूल एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होती? आपको क्या लगता है, क्या टंग्स का इवेंट स्पेस रॉक के फटने की वजह से हुआ होगा या फिर जमीन की जलपरियों की वजह से? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और हाँ, ज्यादा क्रेजी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो देखते हैं अगला कौन है। एक्सप्लोडिंग टोड्स इन रोम।
मेढक अजीब होते हैं लेकिन प्यारे भी होते हैं। इन्हें बड़ी ऊंचाइयों पर कूदने के लिए जाना जाता है। ये खुद को फुलाते भी हैं और फिर तुरंत जोरदार तरीके से फट जाते हैं। एक मिनट, क्या मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जिसे विंड एंड द विलो का पार्ट याद नहीं, जहाँ पर मिस्टर मेढक लाखों टुकड़ों में फट जाते हैं? नहीं, मिड 2000 में जर्मनी के हैम्बर्ग में रहने वाले लोगों ने कुछ अजीब देखा। मेढकों को साथ में फटते हुए, वो भी बिना किसी कारण के। कुछ केस में तो फटने पर मेढक की इंटेस्टाइन उसकी बॉडी से दूर 1 यार्ड तक की दूरी तक पहुंच जाती थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस रशिया में हजारों मेढकों की बॉडी मिली। साइंटिस्ट ने पास के पौंड के पानी की क्वालिटी को चेक किया। खतरनाक फन गई और तो और पास के घोड़ों से मेढकों को कोई बीमारी तो नहीं लग गई थी, ये भी नजर किया। लेकिन बेचारे मेढकों की तरह थ्योरीज भी ज्यादा जिंदा नहीं रह पाई और ज्यादा क्लियर इमेजिनेशन में पता चला कि सारे मेढकों की पीठ पर गोला बना हुआ था और उनका लीवर गायब था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगा कि ये फटने का कार्यक्रम कौवों की वजह से हुआ है, जो कि वाकई धरती की सबसे निर्दयी चिड़िया का नाम डिजर्व करते हैं। चालाक कौवों को पता चल गया कि मेढकों की स्किन जहरीली होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी चोंच से वार करके उनका लीवर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से मेढकों को इंटरनल डैमेज हो गया और फिर जब मेढक खुद को बचाने के लिए फुलाते थे तो उनके फेफड़े स्ट्रेच होते थे और फटने की कगार तक पहुंच जाते थे। वेल, ये तो बहुत ही घिनौनी और बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई भाई, और अपने लीवर को बचा कर रखिएगा मेरे भाई। मौत का नंगा नाच, जो बातें राज ही रह गई, उसमें हमारे पास अगली कहानी है जर्मनी के टाउन स्ट्रॉसबर्ग की, वो भी साल 1518 की। एक गर्मियों की सुबह फ्राउ ट्रोफे ने अपने घर से बाहर निकली और वो नाचने लगी। पूरे दिन नाची और अगले दिन सुबह वो नाचने लगी, वो भी इस तरह की जैसा सिर्फ मेडिवल जर्मनी कर सकते थे। ट्रोफे तब तक नाची जब तक उसके पैर से खून नहीं निकलने लग गया और जब तक की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठा नहीं हो गई। किसी तरह का जादू था, क्योंकि जल्दी ही पूरा शहर उनके साथ होने लगा। नाचने वालों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों नाच रहे हैं। कुछ दर्द में थे, वहीं कुछ ने कहा कि उन पर किसी का साया है। अपने सबसे टॉप पर इस नाच में 400 लोग शामिल थे और ये लोकल क्लब से भी ज्यादा जानदार लग रहा था। लेकिन जो जानदार नहीं था वो था नाचने वाले खुद, क्योंकि वो मक्खियों की तरह गिरने लग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में ज्यादा लोग बूढ़े थे या फिर उन्हें गर्मियों में नाचने की आदत नहीं थी। लेकिन ये भी अलविदा कहने का क्या गजब का तरीका भाई। स्ट्रॉसबर्ग के डॉक्टर्स ने कहा कि नाचने वाले सभी लोगों को हॉट ब्लड अफ्लिक्शन था और इसका इलाज जो ये लोग लेकर आए थे वो था इस चीज को और ज्यादा जानदार बनाने के लिए गाने वालों को लाना, क्योंकि हो सकता है कि लोग थक जाएं और वापस अपने घर चले जाएं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ज्यादा जान डालना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था और इस पॉइंट पर करीब 15 लोग हर रोज अपनी जान से हाथ धो रहे थे। फिर स्ट्रॉसबर्ग ने दिमाग वाला काम किया और गाना बंद कर दिया। लेकिन जाहिर है इससे नाचने वाले तो नहीं रुके। लेकिन जिस आइडिया ने काम किया वो था नाचने वाले लोगों को सेंट विंस के सम्मान में बने हुए पहाड़ पर लेकर जाना। ये वो थे जिनके पास आप तब जाते थे जब आपको कंपकपी से जुड़ी बीमारी हो। आज तक की सबसे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन लगती है वो है कि शहर मास हिस्टीरिया के केस में फंसा हुआ था, जो कि एक ऐसा केस होता है जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ता है। और इसे सही भी माना जा सकता है क्योंकि इस एरिया में 1517 में अकाल और भुखमरी छा गई थी। फिर लेप्रेसी और स्मॉल पॉक्स 1518 में आ गए। हे भगवान, मुझे दया आ रही है क्योंकि मैं भी अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए नाचता हूं मेरे भाई। बिजली के घंटे, बिजली को कड़कते हुए देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अंधेरे बादलों में नेचर की सुंदरता, लेकिन सब बर्बाद कर देने वाली ताकत को देखने में अलग ही मजा आता है, बशर्ते आप वेनेजुएला की कटुम्बो नदी के पास ना रहते हो, जहां पर बिजली कड़कना सुंदर से कहीं ज्यादा अनोइंग लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कटुम्बो के मुंह के पास बिजली वाले स्टॉर्म एक बार में 10 घंटे तक हो सकते हैं और साल में 150 दिनों के लिए हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वेनेजुएला के इस छोटे से एरिया में हर साल 1.2 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, जो कि यूके, जर्मनी और स्वीडन सब के मिले हुए लाइटनिंग स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम कि वेनेजुएला के लोगों ने ऐसा क्या किया कि थॉर इतना नाराज हो गया, लेकिन वो इन्हें पूरी तरीके से बता रहा है कि उसे कैसा फील हो रहा है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक बिजली वाला तूफान करीब 10 से 20 मिनट तक रहता है, तो 10 घंटों का शो तो सबका ही होता होगा। तो हाल का एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई रीजन नहीं है, बस इस एरिया में ऐसी कंडीशन है कि जो लाइटनिंग को प्रमोट कर रही है। गर्म टेम्परेचर, ज्यादा नमी, समंदर के पास होना और पहाड़ी इलाका जिसकी ठंडी हवा गर्म में मिलती जाती है और नदी से उद्यमी हवा भी उभरती है, ये सारी कंडीशंस तूफान के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जो कि कुटुंबों से 16,000 फीट ऊपर होता है। और एक बार बिजली चालू हो गई तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है यार। अगर कोई कार बाहर खड़ी हो जाए तो मुझे नींद आने में मुश्किल होती है। अच्छा हुआ मैं इतनी बिजली कड़कने के बगल में नहीं हूँ। स्लोथ टनल्स, आजकल स्लोथ को जाना जाता है उनके धीमे काम करने की वजह से और पेड़ को गले लगाए रखने के लिए और अपने भावुक एटीट्यूड की वजह से। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये बस मैं ही हूं, बस जानवर के रूप में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोथ कुछ सालों में कम हो गए हैं। आप जानते हैं कि स्लोथ हमेशा से इतने आलसी नहीं थे जितने आज नजर आते हैं। इनफैक्ट कई सालों पहले वो अपना हर काम किया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डे जेनेरियो के प्रोफेसर हेनरिच फ्रैंक के हिसाब से जायंट स्लोथ बहुत बड़े थे और वो धरती पर इतनी तेज स्पीड से छेद किया करते थे कि आज की
की मशीन भी शर्मा जाए। लेकिन ये बात है 10,000 साल पहले की। 2000 में फ्रैंको ब्राजील के नोवो हम्बुर्गो शहर में बहुत सारे टनल्स का नेटवर्क मिला, जिसे मैं बताने में दुखी हूँ, लेकिन न्यू हैम्बर्ग का ये नया पोर्टुगीज नाम नहीं है। इन टनल में दीवारों पर बड़े पंजों के निशान है और कई एरिया में तो ये करीब 6 फीट जितने बड़े भी हैं, जो कि इतना बड़ा स्पेस है कि इंसान भी आ जाए। और अगर ये भी ज्यादा क्रेजी नहीं लगा तो बता दूं कि इन टनल में सबसे बड़ा तो 2000 फीट लंबा था, मतलब कि एफिल टावर से भी दोगुना लंबा। फ्रैंक और उसकी टीम का मानना है कि ये काम जाइंट स्लोथ की बहुत सारी जनरेशन का है, जिन्होंने करीब 4400 टन धरती को मूव कर दिया होगा। इसका मतलब है कि करीब 30 धूल के घर के बराबर, जहां स्लोथ की एग्जैक्ट स्पीशीज तो नहीं है, लेकिन हो सकता है डार्विन के ग्राउंड स्लोथ रहे हो, एक ऐसी स्पीशीज जो कि 10 फीट तक लंबी हो सकती है। दूसरे रिसर्चर्स का कहना है कि ये टनल खत्म हो गई है, स्पीशीज जाइंट आर्मडिलो का काम है। सच कहूं तो ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत ही कूल लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा भाई। जार्सवाला बे रियो डी जेनेरियो से करीब 15 मील की दूरी पर है ब्राजील का गुआनबारा बे, जहां पर आप मजे ले सकते हैं सुनहरी रेत के, ट्रॉपिकल फिश के और फ्लोरिडा के लोग जो कि वहां वाईफाई की शिकायत कर रहे होंगे। लेकिन इन सुंदर लहरों के नीचे छिपे हुए कई गहरे राज हैं। एक ऐसा राज जो कि सदियों से नीचे दफन है। जब अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मार्क्स गहरे समुद्र की खोज कर रहे थे तो वो कुछ अजीब सी चीज से टकरा गए, या फिर कहीं किसी अजीब चीज पर पहुंच गए। जो भी हो, उसने अपने सामने अजीब से मिट्टी के बर्तन को पाया। मार्क्स ने इस बर्तन को एम्पोरे समझा। ये वो नाम है जिस नाम से नर्ड्स लंबे जार को जानते हैं। इन जार को नॉर्मली यूज किया जाता था लंबे सफर वाले जहाजों पर अनाज और वाइन रखने के लिए। लेकिन जो बात इनमें सबसे अजीब है वो ये कि ये एंशिएंट रोम के हैं। अगर आप अभी अपना सर खुजला रहे हैं ना, क्योंकि आपको रोम के अमेरिका तक के साम्राज्य के बारे में पता नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। पहले यूरोपियन साउथ अमेरिका में 1492 में आए थे और इस बात के सबूत भी हैं कि विकिंग्स में छोटे सेटलमेंट नॉर्थ अमेरिका में करीब उससे भी 500 साल पहले थे। लेकिन ये रोमन बर्तन 3rd सेंचुरी BCE के हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वाइकिंग सेटलमेंट से भी 1300 साल पुराने। इस खोज की वजह से बेशक हम जो भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ और समझ रहे थे उस पर सवाल खड़ा हो गया। आखिर वो वहां पहुंचे कैसे? क्या कोई दूर जहाज टूट गया और उसका सामान यहाँ दूर तक आ गया? क्या रोमन ने कभी भी साउथ अमेरिका की मिट्टी पर पैर रखा? इस इंसिडेंट के बाद ब्राजील ने मार्क्स को देश में घुसने से रोक दिया और पूरे देश में पानी के भीतर की खोज पर रोक लगा दी गई। अब ये ब्राजील जलपरियों का राज छुपा रहा है। इसका सबूत ये भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों का कहना है कि ये देश इस मिथ को बचाए रखना चाहता है कि इसे पोर्टुगीज ने खोजा है। यार ये असल में इतनी भी बर्तन तोड़ थ्योरी नहीं थी, है ना। फायरफॉल। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी अगली एंट्री का नाम अनंत ज्योति है तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये तो नई अवतार सीरीज का सीक्वल है। ये अनंत ज्योति पंडोरा में नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क के टेरेस्ट्रियल चेस्टनट रिज नेटिनॉल पार्क में है। छोटे से एरिया में फैली ये अनंत ज्योति एक छोटी सी गुफा में है। साफ पानी इसके मुंह पर रहता है। ये सीन बहुत ही कोजी सा नजर आता है और आग तो ऐसी लगती है जैसे कुछ कैंपस ने थोड़ी देर पहले जलाई हो। बल्कि अनंत ज्योति इस गुफा में कई हजार सालों से जल रही है, ये बताना मुश्किल है। लेकिन माना तो यही जाता है कि सबसे पहले ये ज्वाला नेटिव अमेरिकन ने हजारों साल पहले जलाई थी। ये छोटी हो सकती है, लेकिन ये देखते हुए कि मैं तो माचिस भी इतनी देर नहीं जला पाता कि बर्थडे केक की कैंडल जल जाए, ये तो वाकई में इंप्रेसिव है भाई। अनंत ज्वाला ही धरती पर परमानेंट फ्लेम नहीं है। सबसे ज्यादा नजरों में आई हुई है तुर्कमेनिस्तान की दरवाजा क्रेटर। उसका नाम जहन्नुम का दरवाजा शायद सोच समझ करके रखा गया है। जहां तक की बात है दरवाजे की, तो हम उसे कम से कम थोड़ा तो समझते हैं। क्रेटर तो मीथेन गैस का एक ऐसा नेचुरल डिपॉजिट है जिसमें आग लग गई है और तब से लगी हुई है। जो बात इस अनंत ज्योति में परेशान करने वाली है वो ये कि साइंटिस्ट का कारण अभी तक नहीं बता पाए। पहले ये माना जाता था कि शायद पुराने और बहुत गर्म अंडरग्राउंड मिनरल्स की वजह से ये जलती रहती है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस बनती है। लेकिन हाल ही में इंडियाना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने राज खोला कि नेचुरल गैस के बनने के लिए जितना गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है ये उससे कहीं ज्यादा ठंडी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्वाला इस वजह से जल रही है जो हमें अभी भी नहीं पता है, जो कि आगे हो सकता है। ऐसी बातों का खुलासा करें जिससे गैस बनाने के नए तरीके मिल सके। और तो और अपने गजब के नाम और हमेशा यहाँ तक कि ठंड में भी जलते रहने के बावजूद भी अनंत ज्वाला अनंत नहीं है और दोबारा जलाने से पहले कई बार बुझ चुकी है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा जजमेंटल मत बन जाइएगा क्योंकि ये अभी भी आपसे ज्यादा हॉट है मेरे भाई। 3 वेल वाली चट्टान। जब मैं बच्चा था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वेल्स में होती हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे पता चल गया कि मैं कितना बेवकूफ था, क्योंकि इसके लिए तो आपको थाईलैंड के जंगलों के बीच में जाना होगा। हिन साम वान, जिसे 3 व्हेल रॉक भी कहते हैं। ये 3 चट्टानों का कलेक्शन है जो कि थाईलैंड के ईस्टर्न एरिया में है। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जरा इसको देख लीजिए, ये ऐसे दिखाई देते हैं
कि जैसे मैजिकल एंशियंट स्टोन व्हेल की फैमिली हो जो कि जंगल में तैर के आ गई हो। और जब मैं कहता हूँ कि एंशियंट तो मेरा मतलब है एंशियंट। ये 3 व्हेल रॉक 75 मिलियन साल पुरानी थी। मतलब कि ये रॉक वाली व्हेल असली व्हेल से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि वो तो सिर्फ 50 मिलियन ईयर से है। इन चट्टानों तक लंबी पत्थरों की लाइन पहुंचा देती है और इनके ऊपर से जो व्यू दिखता है वो तो बहुत ही मस्त है भाई। इसकी हाइट 980 फीट है। इससे मेकांग कोस्ट, फुवुआ फॉरेस्ट और लाओस के पक्का डगिंग फॉरेस्ट को भी देखा जा सकता है। बस वहां पर सावधान रहिएगा क्योंकि वहां पर रेलिंग नहीं है। 2010 तक यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते थे। इस एरिया के बुद्धिस्ट मॉन्क्स बहुत लंबे समय से जाने जाते हैं और पास ही इनकी पुरानी झोपड़ियां भी हैं। तो आखिर ये बड़े बड़े सैंडस्टोन जंगलों के बीच में पहुंचे कैसे? ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सैंडस्टोन तब बनते हैं जब कॉर्ड्स और फेल्सपार जैसे मिनरल्स के कई सालों तक वो जुड़े रहते हैं और एक हो जाते हैं। थाईलैंड में पूरी कंट्री में इन मिनरल्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है जो कि व्हेल के कंपोनेंट मटेरियल को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो चीज क्लियर नहीं है वो ये कि क्या होगा कि इन मटेरियल्स का ये स्पेसिफिक शेप हुआ, कैसे हुआ होगा और कैसे इनके पास जंगल उग गया। हो सकता है वो पत्थरों की टेस्टी दावत ले रहे हो। स्नो डोनट। अब समय आ गया है स्नो डोनट की बात करने का। और नहीं, मैं किसी बेंच की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बर्फ के तूफान के बाद ऐसी दिख रही हो, या फिर जब कोई कार बर्फ में डोनट का शो कर रही हो, फिर चाहे जो भी लग रहा हो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, इस बड़े डोनट की जो कि बर्फ से बना है। ये होप वॉशिंगटन डीसी के नॉर्थ कैस्केड्स के पास मेंटेनेंस क्रू ने देखा था। अब जहां ये किसी शांत और क्रिएटिव बच्चे को काम लग सकता है, वहीं डोनट के फोटोग्राफर माइक स्टैनफोर्ड एक भविष्य बताने वाले का ये मानना है कि ये नेचुरली होने वाला एक्ट नहीं है। लेकिन क्या हुआ होगा कि इतनी गोल और टेस्टी देखने वाली चीज बन जाए? क्या ये किसी स्नो जायंट के लिए शादी की अंगूठी है, एक सुंदर टोपी जिसके बीच में पंच कर दिया गया हो, या फिर किसी मॉन्स्टर आइस स्ट्रक्चर का एक टायर? स्टैनफोर्ड के हिसाब से अगर कंडीशन सही होती है तो जब बर्फ गिरती है तो बॉल का शेप ले लेती है और जब ये लैंड करेगी तो बीच का हिस्सा खुद ब खुद ही गिर जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा स्नो नट या स्नो रोलर, जैसा कि इन्हें लोग कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्नो नट ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी स्टैनफोर्ड का कहना है कि ये डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी है, जितनी बड़ी उससे अपनी जिंदगी में उसने नहीं देखी। ये 26 इंच लंबा है और उसके बीच में 8 इंच का छेद है, जिसको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है। लेकिन इसमें आपका सिर नहीं घुस पाएगा। सिर्फ मैं नहीं हो सकता जिसे डोनट के लिए भूख लग गई हो, क्यों, है ना? जटिंगा बर्ड वॉच। वो पुरानी कहावत क्या है, एक जैसे पंख की चिड़िया साथ उड़ती हैं। वेल, ठीक है, ऐसा ही असम के जटिंगा में होता है। साल के ज्यादातर हिस्से में जटिंगा छोटा सा सुंदर सीनरी वाला शांत गांव है जिसमें सिर्फ 1200 लोग ही रहते हैं। अगस्त और सितंबर में ये छोटा प्यारा गांव चिड़िया की खूनी कहानियों से भर जाता है। उन 2 महीनों में जटिंगा के लोकल स्कूल से लैटन लटका देते हैं, जिसे देखकर चिड़िया ऐसे अट्रैक्ट होती है जैसे लाइट से कीड़े। चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाते हुए उस लैंटर्न के पास आ जाती है। कुछ घायल हो जाती हैं, कुछ मर जाती हैं और कुछ को लोकल्स तीर मार देते हैं। जटिंगा में सीन कुछ ज्यादा समय के लिए होता है और बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इससे सिर्फ चिड़िया ही एक ऐसी स्पीशीज नहीं है जो कि इफेक्ट होती है, बल्कि बहुत सारी होती हैं। पहले यह माना जाता था कि चिड़िया माइग्रेटरी होंगी और इसलिए अनजान जगह में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि जो चिड़िया ऐसा करती हैं उनमें से ज्यादातर इस एरिया से वाकिफ हैं। जो चीज अभी तक साइंटिस्ट पता कर पाए हैं वो यही है कि इनमें से ज्यादातर चिड़िया दियोर्नल होती हैं, मतलब कि वो जो दिन में ही एक्टिव होती हैं लेकिन किसी कारण की वजह से उड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और पिए हुए ट्रक ड्राइवर्स जैसे एक्सीडेंट में कुछ महीनों तक घायल होती रहती हैं। एक सोर्स के अकॉर्डिंग इन 2 महीनों में चिड़ियों के एक्सीडेंट की वजह से लोकल्स अच्छा खाना खाते हैं। छी यार, ये कहानी ठीक स्कॉटलैंड के ओवरटॉन ब्रिज की जैसी है, जहां पर कुछ पत्ते नहीं कर पाते, बस खुद ही कूद जाते हैं। 1950 से अब तक करीब 600 कंफ्यूज्ड पूछ इस ब्रिज से कूद गए हैं। इनमें से बहुतों की मौत भी हो गई। इसका लॉजिक यह है कि ब्रिज के पास के पेड़ की वजह से ये नहीं दिख पाता है कि आगे कितनी गहराई है। वहीं कुछ ये कहते हैं कि मिंक जैसे छोटे जानवरों की स्मेल कुत्तों को अट्रैक्ट करती होगी, जिसकी वजह से वो साइड में कूद जाते हैं। लेकिन ये सब अंदाजा लगाने वाली बातें हैं, क्योंकि एक लोकल हंटर का ये कहना है कि यहाँ आसपास कोई भी मिंक नहीं है। यार, मुझे इन स्कॉटिश कुत्तों और जटिंगा की चिड़िया के लिए इतना बुरा लग रहा ना, शायद हमें एनिमल मेंटल हेल्थ हॉटलाइन खोलने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मतलब उन कुत्तों के लिए जिनसे ये नहीं कहा गया है कि वो कितने अच्छे बच्चे हैं। यहाँ तो कुत्तों और कैटफिश की बरसात हो रही है। चिड़ियों का आसमान से गिरना डरावना है, लेकिन कम से कम इसमें थोड़ा बहुत सेंस तो है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मछलियां भी आसमान से बरस रही हैं? इतना नहीं, ये शायद जितना कॉमन दिख रहा है ना उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। जहां पर लिसा लोब्री जैसे लोगों की कई कहानियां हैं जो कि 2016 में गिरती हुई कैटफिश से हिट हुई थी, और एक फ्लोरिडा की फैमिली जिनका पूल गिरी हुई मछलियों से 2017 में भर गया था। ओहो, अब मैं बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ तो मछली पानी में तैरती है, ना कि आसमान में उड़ती है। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद लोग अब इसके एक
एक्सप्लेनेशन तक पहुंच गए हैं जिसकी वजह से ये मछलियां आसमान में गिर रही होंगी। जिन एरिया में चलते हुए लोगों पर मछलियां गिर रही हैं वहां पर बहुत सारी चिड़ियां हैं जो कि शिकार करती हैं। तो ये हो सकता है कोई चिड़िया मछली को पकड़ कर ऊपर ले गई हो, तभी तो उसने कुछ और देखा और मछली को छोड़ दिया और वो नीचे इंसान पर आकर गिर गई। कुछ साइंटिस्ट को तो ये भी कहना है कि मछलियां बीच फ्लाइट में बह गई होंगी। छी यार, जैसे कि एक उड़ती हुई आधी खाई हुई मछली के गिरने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। जहां ये चीज एक सिंगल हिट के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां दर्जन भर मछलियां आसमान से गिर रही हो वहां ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता। इस केस में जो हो सकता है वो ये कि तेज आंधी चल सकती है, हल्की बारिश हो सकती है और हो सकता है कि बेचारी मछलियों को हवा ही उड़ा कर ले जाती हो, जहां पर वो कुछ सेकंड तो डर जाती होंगी और फिर नीचे जमीन पर आकर गिरती होंगी। बताओ, और आपको लग रहा था कि तूफान हमारे लिए इनकन्वीनियंट है क्योंकि इनकी वजह से हमारा ट्रैफिक धीमा हो जाता। सोचो अगर ये हमें किसी और ही दुनिया में पहुंचाती तो क्या होगा। वेल, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है जहां पर कुछ ऐसी खोज हुई है कि साइंटिस्ट भी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सी लगी और क्या आपको ऐसा कुछ पता है जो कि मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन ना कर पाई? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।